आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता। शर्त सिर्फ यही होती है कि आप जो भी बात कर रहे हैं या जो भी कागज़ात डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं एम्बेसी को, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। वीज़े के हसूल के लिए जब आप अप्लाई करें तो पहले सोच लें कि आपको किस मकसद के लिए या किस कैटेगरी का वीज़ा हासिल करना है। आपको स्टडी वीज़ा हासिल करना है, आपको टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है, आपको बिज़नेस वीज़ा हासिल करना है, या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा लेना है, या किसी और मकसद के लिए। जो भी मकसद हो उसका आपने वीज़ा हासिल करना है और उसके से रेलिवेंट ही आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। आम तौर पे जो वीज़े अप्लाई किए जाते हैं उनमें टूरिज़म पर्पज़ होता है, बिज़नेस पर्पज़ होता है, उसके बाद आपका जो है स्टडी पर्पज़ होता है, या कोई मेडिकल कंडीशंस में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। आज भी हम इन्हीं वीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे। आमतौर पर सैर व सियाहत का जो वीज़ा होता है उसे विज़िट वीज़ा कहते हैं, क्योंकि यही वीज़ा आगे चलकर शोहरत के हसूल के मौके पैदा करता है, यानी कि सिटीज़नशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं इसी वीज़े पे जाने के बाद। इसके बाद जो मेन होता है सिस्टम, वो होता है स्पॉन्सरशिप का, कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। आप जिसको कहते हैं, आपका अगर रिलेटिव कोई बाहर है तो आप उसको कहते हैं मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर सेंड करो, मुझे स्पॉन्सर करो, मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ। तो ये बात याद रखिए कि स्पॉन्सर सिर्फ खावंद अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को कर सकता है, बीवी अपने खावंद को, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, और उसके हकीकी ब्लड रिलेशन जो हैं, बहन भाई हैं, उनको ही सिर्फ स्पॉन्सर कर सकती है। और जो भी आपको स्पॉन्सर करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके सारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी उम्र लाजमी तौर पे 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और उसको उस मुल्क की सिटीज़नशिप शोहरत हासिल किए हुए कम से कम 2 साल का अरसा गुज़र चुका हो। आज की जो वीडियो है उसका मकसद ही ये 4-5 किस्म के जो वीज़ाज़ हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहले आपका विज़िट वीज़ा आता है, जिसे सैर व सियाहत के वीज़ा भी कहते हैं उर्दू में। सैर व सियाहत के सिलसिला में हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है जिसके मुताबिक वो वीज़े जारी करते हैं। यूरोपियन ममालिक सैर व सियाहत के वीज़े बहुत तहकीक के बाद जारी करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे रोज़गार की तलाश में रहते हैं, जिससे मुल्क पर काफ़ी बोझ पड़ता है। इसलिए अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन ममालिक इतनी आसानी से वीज़े जारी नहीं करते। ताहम तीसरी दुनिया के ममालिक आपस में जल्द वीज़ा जारी कर देते हैं, जिनमें डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे आप एशियन कंट्रीज़ ले लेते हैं, उसके बाद आप जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ये सब बहुत आसानी से वीज़े दे देते हैं। इनमें कोई वीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आप रिक्वायर्ड होती है वो कंप्लीट कर लें तो आपको वीज़े मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिज़नेस वीज़ा की। कारोबारी लोग अपने कारोबार के सिलसिला में अक्सर दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को जो वीज़ा जारी किया जाता है वो बिज़नेस वीज़ा कहलाता है। चंद ममालिक के अलावा बाकी तमाम ममालिक बिज़नेस वीज़ा जारी कर देते हैं। बिज़नेस वीज़ा पर भी आजकल काफ़ी सख्ती है, क्योंकि लोग अपना पासपोर्ट तो बतौर बिज़नेसमैन बनवा लेते हैं और स्पॉन्सर भी मंगवा लेते हैं, लेकिन मकसद यहाँ भी जॉब करना ही होता है। लेकिन ये स्पॉन्सर पे वीज़ा होता है, इसलिए आसानी से मिल जाता है। लिहाजा फिर भी एम्बेसीज़ जो होती हैं मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किसी को वीज़ा जारी करती हैं। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी है वो है एजुकेशनल वीज़ा या स्टडी वीज़ा जिसे बोलते हैं। किसी भी मुल्क में आपको अगर तालीम हासिल करने के लिए जाना है तो जो वीज़ा आपको लेना पड़ता है वो स्टडी वीज़ा कहलाता है। ये वीज़ा सिर्फ तालीमी मुद्दत तक के लिए ही जारी किया जाता है। मसलन 2 साल का कोर्स आप करने जा रहे हैं तो आपको 2 साल का ही वीज़ा जारी किया जाएगा। इस दौरान कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब अलाउ होती है, आप स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, और कुछ ममालिक हैं जहाँ पे आप जॉब पार्ट टाइम नहीं कर सकते। उसके बाद आमतौर पर जो स्कॉलरशिप हासिल करने वाले अफराद होते हैं इनको ही वीज़ा जारी किए जाते हैं। लिहाजा दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं जिनका बैंक बैलेंस, जिनके पेरेंट्स का अच्छा है, वो भी वीज़े अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी वीज़े मिल जाते हैं। स्टडी वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्क वीज़ा।
आजकल बहुत हम में से बहुत से लोग वर्क वीज़ा के सिलसिले में इधर उधर एजेंट्स के पीछे, कंसल्टेंट के पीछे भागते रहते हैं कि हमें वर्क वीज़ा किसी कंट्री का इशू करवा दें। वर्क वीज़ा डिफरेंट कंट्रीज़ इशू करते हैं, अपनी लेबर, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे ममालिक से लेबर मंगवाते हैं। और ये वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, उसके अलावा फैक्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं, बहुत से काम का वर्क परमिट होता है। वो उसकी नौयत अपनी होती है, कोई 2 साल का वीज़ा जारी करता है, कोई 1 साल का करता है, कोई जो होता है वो सीजनल वर्क परमिट ऑफ़र करते हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह ये सीजनल वर्क परमिट भी ऑफ़र करते हैं कि आप 6 माह के लिए इनके कंट्रीज़ में जाके आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आपको लाजमी तौर पे वापस आना पड़ता है। लिहाजा ये वीज़ाज़ वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पे भी वो दे देते हैं, और कुछ स्किल वर्कर को प्रेफर करते हैं, जो स्किलफुल हों, जिनके पास कुछ स्किल्स हों, उनको प्रेफर करते हैं, उनको जल्दी वीज़ा इशू हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं वो लेबर में ही उनको लेके जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि चंद घंटों या चंद दिनों के लिए जारी किया जाता है। मसलन अगर आप पाकिस्तान से लंदन जा रहे हैं और आपको रास्ते में ट्रांजिट पड़ता है दुबई, तो आपकी फ़्लाइट 24 घंटे दुबई ठहरेगी, तो आपको मुतल्लिका मुल्क ट्रांजिट वीज़ा जारी कर देता है। इसी तरह अगर आप जर्मनी जा रहे हैं और आप बरास्ता लंदन जाएंगे फ़र्ज़ किया, या आप लैटिन अमेरिकन किसी कंट्री जा रहे हैं और बरास्ता जो है आयरलैंड जाते हैं, यूके जाते हैं, तो आपको यूके या लंदन एम्बेसी से रजू करना पड़ता है, जो आपको ट्रांजिट वीज़ा चंद दिनों चंद घंटों के लिए जारी कर देते हैं। उसमें कोई इशू नहीं होता। सम टाइम आपको वो अलाउ करते हैं कि आप एयरपोर्ट की लॉबी में ही रहेंगे। सम टाइम एयरपोर्ट के पास अपने रूम्स होते हैं, वो आपको वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपके पास 24 घंटे का ट्रांजिट है तो फिर आपको 24 घंटे में आपको वीज़ा स्टैम्प करके आपको आउट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको डेट दे देते हैं कि इस डेट को आपने लाजमी वापस आना है, अपनी कनेक्टेड फ़्लाइट जो है आपको वो लेनी है। लिहाजा उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आपको किसी कंट्री ने वीज़ा इशू कर दिया है और उसकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है आपके पास, तो जो इन बिटवीन जो कंट्री है जहाँ पे आपने स्टे करना है, वो उस कंट्री का वीज़ा आपको ईज़िली मिल जाता है, और उसे कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। ये आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, ट्रैवल करने से पहले, फ़्लाई करने से पहले। इसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास है वो मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा की है। इलाज की गर्ज से जो लोग किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, इनको जो वीज़ा जारी किया जाता है उससे वीज़ा बराए इलाज का नाम दिया जाता है। इलाज करवाने वाले के साथ सिर्फ एक केयर टेकर जा सकता है जो उसकी देखभाल करता है, और ये वीज़ा उसी सूरत में आपको इशू होता है जब आपके अपने कंट्री में मौजूद डॉक्टर इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दें कि इस बंदे का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसे किसी दूसरे मुल्क पे जाके इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। और इस सिलसिला में ज़रूरी है कि जिस मुल्क में आप इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ का कोई डॉक्टर, उससे आप टाइम करें, उसको आप सारे डॉक्यूमेंट, सारे टेस्ट्स वगैरह सेंड करें जिसका आपने इलाज करवाना है। मसलन अगर आप अमेरिका में इलाज के लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ के किसी मुस्तनद डॉक्टर से आपका इलाज के सिलसिला में टाइम फ़िक्स होना चाहिए, जिसका कोई सबूत भी हो, जो कि मुतल्लिका एम्बेसी को सबूत मुहैया करने पर वो एम्बेसी आपको वीज़ा आसानी से जारी कर देती है। इसीलिए आपको 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने ट्रीटमेंट वीज़ा लेना है। एक तो आपके अपने कंट्री में जो डॉक्टर है वो सर्टिफिकेट दें कि इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, और दूसरा जिस कंट्री में आपको जाना है वहाँ का कोई अथेंटिक डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट दे, और वही अपॉइंटमेंट एम्बेसी में सेंड करे कि इन लोगों को मैंने इस डेट की अपॉइंटमेंट दिया, लिहाजा आप इनको फ़ौरन वीज़ा जारी करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल